Next one is strong normal equals, weak robust equals class टेस्टिंग। थोड़ा सा नाम कंट्राडिक्टी लगता है कि हम वीक भी बोल रहे हैं और रोबस्ट भी बोल रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीमोरोनिक और कॉन्ट्रा इनिशिएटिव वर्ड जो है वो कहता है कि कुछ हमें इसके लिए फीलिंग आती है, लेकिन इसको वीक रोबस्ट कहने के पीछे भी रीजन है कि हम इसको वीक इस वजह से कह रहे हैं बिकॉज हम इसमें तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन एवेल्युएट नहीं करेंगे, और उसको रोबस्ट इस वजह से कह रहे हैं कि हम इसमें इनवैलिड वैल्यूज भी कंसिडर करेंगे। तो वीक portion present single fault assumption and robust portion present invalid values, ठीक है। तो हम इसमें एक तो सिंगल फॉल्ट assumption फॉलो कर रहे हैं, प्लस हम इसमें जो है वो इनवैलिड वैल्यूज भी कंसिडर करेंगे। जस्ट लाइक अभी मैंने आपको ट्रेडिशनल इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग बताया है, सेम वे में वीक रोबस्ट इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग परफॉर्म होती है, जस्ट लाइक ट्रेडिशनल इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग जो मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आपको बताया। किस तरह से परफॉर्म करेंगे, अब इसके भी दो कह लें कि वेरिएशंस अवेलेबल हैं। एक को आप प्योर वीक कहोगे, ठीक है, और एक उसको इम्प्रूव जो है या उसको रिवाइज्ड वीक रोबस्ट कह सकते हैं हम। दो तरीकों से हमने इसको यहाँ पे एवेल्युएट किया हुआ है, दोनों हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज, वो कहता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इन वीक रोबस्ट इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग में आपने पहले तो दोनों वेरिएबल्स को उनकी वैलिड पार्टीशन में से एवेल्युएट करके देख लेना, ठीक है, एट अ टाइम। आपने ए बी से उसको एवेल्युएट करके देख लिया, इसको एवेल्युएट करके देख लिया, इसको एवेल्युएट करके देख लिया, ठीक है। एक एक टेस्ट केस भी रन हो सकता है, ये, ठीक है। वन वैल्यू फॉर ईच वैलिड क्लास आप यूज करते हुए आप उसको एवेल्युएट कर सकते हैं। इनवैलिड के लिए आप क्या करोगे, इनवैलिड वैल्यू के लिए आप जो है, क्योंकि सिंगल फॉल्ट assumption है, ठीक है, एट अ टाइम एक वेरिएबल की इनवैलिड वैल्यू और रिमेनिंग की वैलिड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर प्योर वीक में हमने क्या किया हुआ है, दोनों की सिर्फ एक्सट्रीम इनवैलिड वैल्यू ली है, जैसे ग्रेटर देन x1 की ग्रेटर देन d और x2 की ग्रेटर देन g, ये प्योर वीक, ठीक है। प्योर वीक मैंने कहा ना दो फ्लेवर है इसके। प्योर वीक में हम क्या करेंगे, ओनली वन साइड ऑफ इनवैलिड वैल्यू जो हम कंसीडर करेंगे वो हमने हायर साइड की लेनी है कि d से ग्रेटर हो और g से भी ग्रेटर हो, तो वो इनवैलिड वैल्यू होगी, तो हमने उसको वैल्यूएट करके देखना है। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हमारे पास जो बनने हैं 1 2 3 4 5 टेस्ट केसेस बन रहे हैं इन प्योर वीक। इसको भी मैंने यहाँ पे मेरे राइट किया हुआ है, यस ये प्योर वीक है। अब यहाँ पे जो ग्रेटर देन डी वैल्यू उसको मैंने डी स्टैटिक प्रेजेंट किया हुआ है कि लेट्स सपोज x1 की वैल्यू क्या है, जो वैलिड पार्टीशन है वो a से b, b से c से d है, और डी स्टैटिक उसकी इनवैलिड पार्टीशन है, और x2 की e से f, f से c और g स्टैटिक उसकी इनवैलिड पार्टीशन है। तो प्योर वीक में अगर हम टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस देखें तो ये 5 बनते हैं। 3 टेस्ट केसेस, पहले 2 टेस्ट केसेस उसकी वैलिड पार्टीशन के, तीसरे में और बिल्कुल वैसे जैसे आपने वीक में किया था, वीक नॉर्मल में, कि सी डी का ई एफ के साथ या सी डी का एफ जी के साथ हम उसको वैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो ये वैलिड पार्टीशन के 3 टेस्ट केसेस हो गए। 2 टेस्ट केस जो है वो फॉर इनवैलिड पार्टीशन के होंगे, जैसे लेट्स सपोज हमने डी स्टैटिक वैल्यू का टेस्ट करना है ई एफ या एफ जी के साथ, मतलब x1 की अगर इनवैलिड वैल्यू है तो x2 की हमने वैलिड वैल्यू मैंने दरम्यान में और लिखा है, एक टेस्ट केस रन होगा, या हम ई एफ में से वैल्यू एंटर करके देख लेंगे या एफ जी में से वैल्यू एंटर करके देख लेंगे। x1 की वैल्यू जो है वो इनवैलिड वैल्यू होगी। फिर x2 की इनवैलिड वैल्यू है, जबकि x1 की तीनों पार्टीशन में से किसी एक पार्टीशन में से हम नंबर एंटर करके उसकी टेस्ट केस रन करके देख लेंगे, या ए बी में से या बी सी में से या सी डी में से, ये और लिखा है। टोटल 5 टेस्ट केसेस जो है वो वीक रोबस्ट इक्वल्स क्लास पार्टीशन के बनेंगे, जैसा कि यहाँ पर शो किया हुआ है। ये प्योर वीक है। इसी का एक इसकी रिवीजन है जिसमें हम कहते हैं कि जो फेलियर है वो इधर साइड से हो सकता है, जरूरी नहीं ग्रेटर देन वैल्यू एंटर करें तो ही हो सकता है, बाउंड्री लेस देन वैल्यू पे भी जो है वो एरर आ सकता है, या कोई प्रॉब्लम इंटरेक्शन प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्योर जो उसका रिवाइज्ड वर्जन है उसमें फिर बोथ एंड की वैल्यू को डिस्कस किया है, मतलब हमने लेस देन ए और लेस देन ई वैल्यू को भी हमने कंसीडर किया हुआ, लेस देन ए एंड लेस देन
ई वैल्यू लेस देन ए के डॉट यहाँ पे लगाया हुआ है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन मैटर नहीं करता कि आपने लेस देन ए का इसके साथ किसके साथ कॉम्बिनेशन करना है, लिहाजा यहाँ पे कहीं भी डॉट लगाया हुआ है। जैसे ये डॉट लेस देन ए को प्रेजेंट कर रहा है, ये लेस देन ई को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये ग्रेटर देन डी को प्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रेटर देन जी को प्रेजेंट कर रहा है, बाकी इसकी वैलिड पार्टीशन के डॉट्स हैं, जैसे अभी हम प्रीवियस में देखे। अब इसके टेस्ट केसेस को अगर हम अज्यूम करें तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे। सेट हमारा वही है, ये हमारी सॉरी सेट में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, वो मैंने सेट दोबारा याद किया है कि अब हमें बोथ साइड की इनवैलिड वैल्यू को कंसीडर करना है, ग्रेटर देन डी वी और लेस देन ए बी। तो लेस देन ए को ए स्टाइल मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ग्रेटर देन डी को डी स्टाइल शो किया हुआ है। इसी तरह से लेस देन ई जो है वो ई स्टाइल शो किया हुआ है, ग्रेटर देन जी जी स्टाइल शो किया हुआ है। अब हमने इस सेट को वैल्यूएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वीक रोबस्ट, जो कि उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। ऊपर वाला प्योर वीक था, ये उसी की एक्सटेंशन है। कैसे? जैसे पहले हमने किया कि 3 टेस्ट केसेस तो हमारे उसकी वैलिड पार्टीशन पे आ गए, ठीक है। अब 2 टेस्ट केसेस का इजाफा हुआ, टोटल 7 टेस्ट केसेस जो बन जाएंगे इसमें। कैसे? ये 3 वही वाले रहेंगे, पहले में डी ई और एफ में से एक वैल्यू एंटर करके देंगे, फिर जी को लेंगे, ए बी या सी में से कोई एक वैल्यू एंटर करके देख लेंगे, फिर ए जो उसकी लेस देन ए वैल्यू है, लेस देन ए वैल्यू इनवैलिड वैल्यू x1 की, x2 में से इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू एंटर करके देख लेंगे, और फिर x2 की इनवैलिड वैल्यू और x1 की जो है वो वैल्यू इस पर एंटर करके देख लेंगे। टोटल 7 नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो है वो वीक रोबस्ट इक्वल क्लास पार्टीशन में बनेंगे, ठीक है। रोबस्ट मींस हमने इनवैलिड वैल्यू को भी कवर करना है, स्ट्रॉन्ग मींस हमने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। ऐसा नहीं है कि हमने वैलिड में से कोई भी एक वैल्यू एंटर करके देखनी, हमने हर इनवैलिड वैल्यू को हर वैलिड वैल्यू के साथ वैल्यूएट करके देखना है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बनेंगे, ये देखिए कितने डॉट्स हैं, 20 के करीब डॉट्स आएंगे। और ये 20 के करीब डॉट्स कैसे आएंगे? जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। कैसे लेंगे? फॉर योर कंसर्न मैंने यहाँ पर जो है क्या किया हुआ है, टेस्ट केसेस राइट किए हुए हैं। ये मैंने इसका सेट राइट किया हुआ है, ये x1 का सेट है, ये x2 का सेट है। क्योंकि हम रोबस्ट एवेल्युएट कर रहे हैं इक्वल क्लास पार्टीशनिंग को, बट हम उसको स्ट्रॉन्ग वे में कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। बोथ साइड की इनवैलिड पार्टीशन और वैलिड पार्टीशन, ये एक सेट एक वेरिएबल का, ये दूसरे वेरिएबल का सेट है। कैसे एवेल्युएट करना है? पहले यहाँ से समझ लें, ए स्टैरिक को x2 की हर पार्टीशन के साथ हमने एवेल्युएट करना है। ए स्टैरिक इंटू ई स्टैरिक, जैसे टेस्ट केस नंबर 1 है। ए स्टैरिक मतलब हम x1 की इनवैलिड वैल्यू लेस देन ए एंटर करेंगे और ef में से एक वैल्यू एंटर करके देख लेंगे। ये लेस देन ए वैल्यू एंटर करेंगे, fg में से करके देख लेंगे, लेस देन ए वैल्यू एंटर करेंगे जी वैल्यू के साथ। तो पहले ही सिर्फ इस ए के साथ, ए स्टैरिक के साथ x2 के कितने टेस्ट केस बने? 1 2 3 4, पहले 4 टेस्ट केसेस तो इनके बन गए। उसके बाद अब ए बी पार्टीशन, ए बी पार्टीशन को अगेन x2 की हर पार्टीशन के साथ हमें इवेल्युएट करना है। अगले 4 टेस्ट केस बन गए, 5 6 7 8। ये देखें, ए से बी को हमने ई स्टैरिक की हर कैटेगरी के साथ इवेल्युएट किया है, ठीक है। उसके बाद बी से सी की कैटेगरी को हमने x2 की हर पार्टीशन के साथ इवेल्युएट किया है। 1 2 4 टेस्ट केसेस और बन गए, 8 से अगले देख लें। ये बी से सी को ई स्टैरिक, फिर ई से एफ, फिर एफ से जी और फिर जी स्टैरिक। फिर इसी तरह से सी डी को हमने ई स्टैरिक, ई से एफ, एफ जी और जी स्टैरिक, ठीक है। और एट द एंड डी जो x1 की ग्रेटर देन डी वैल्यू है, जो कि स्टील वैल्यू पार्टीशन है, उसका हमने x2 की हर पार्टीशन के साथ वैल्यूएशन करनी है। डी स्टैरिक इंटू नहीं है, मतलब डी स्टैरिक की एक वैल्यू और x2 की ई स्टैरिक वैल्यू। डी स्टैरिक x1 की वैल्यू है, x2 की ई से एफ की रेंज में वैल्यू, फिर एफ जी और जी स्टाइल। टोटल 20 टेस्ट केसेस बनेंगे। इन 20 टेस्ट केसेस को कुछ इस फॉर्म में जो है वो यहाँ पर शो किया हुआ है। तो ये हमारी रोबस्ट स्ट्रॉन्ग रोबस्ट इक्वल क्लास टेस्टिंग है। और फॉर अ फंक्शन जहाँ पर हमारे पास इनवैलिड वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो फेलियर है एग्जैक्टली हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि किस वेरिएबल की किस वैल्यू के लिए जो है वो हमारे पास एरर आ रहा है,
जिसको आप मल्टी फॉल्ट असम्पशन कह सकते हैं, तो जहाँ पे आप ये अज्यूम करते हैं कि एरर कैन बी रिलेटेड टू मोर देन वन वेरिएबल। जब मोर देन वन वेरिएबल की इंफेक्शन होगी तो तब एरर अकर हो सकता है। तो उसको एवेल्युएट करने के लिए फिर हम रोबस्ट वे में उसको एवेल्युएट सॉरी स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट वे में एवेल्युएट करते हैं। हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, ये मल्टी फॉल्ट असम्पशन है। वीक में सिंगल फॉल्ट असम्पशन, स्ट्रॉन्ग में मल्टी फॉल्ट असम्पशन। ओके, यहाँ पे हो गए आपके ये चार जो इसकी कैटेगरीज थी। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, ट्रायंगल की एग्जांपल, और फिर बाकी हम कल करेंगे। अच्छा, ये चार हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग की। वीक नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग नॉर्मल, वीक रॉबस्ट, स्ट्रॉन्ग रॉबस्ट। ठीक है, ये चार हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं फॉर इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। दो जो है वीक वाली हैं ये सिंगल फॉल्ट असम्पशन को फॉलो कर रही हैं, और स्ट्रॉन्ग वाली जो है ये मल्टी फॉल्ट असम्पशन को फॉलो कर रही है। कैसे टेस्ट केस डिजाइन करने हैं वो हमने देख ली। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करते हैं अपनी उन तीन प्रॉब्लम्स पे जो हमने इस जो है वो कैटेगरी को, इस टेस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले हमने तीन एग्जांपल देखेंगे। ट्रायंगल प्रॉब्लम देखी थी हमने, कमीशन प्रॉब्लम डिस्कस की थी, और हमने नेक्स्ट स्टेट फंक्शन को डिस्कस किया था। तो इन तीनों पे ये कॉन्सेप्ट्स हम अप्लाई करके देखेंगे कि अगर इस सिनेरियो में हमें टेस्ट केस डिजाइन करने हो विद रिस्पेक्ट टू these four type of testing categories, तो हम कितने टेस्ट केसेस कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे कि हमने ट्रायंगल प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन देखा हुआ है। ट्रायंगल प्रॉब्लम में क्या है कि हम तीन वेरिएबल्स इनपुट करते हैं ए, बी एंड सी, जहाँ पर ए, बी, सी की हमारे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम इनपुट रेंज अवेलेबल है, जो कि हमें प्रॉब्लम में गिवन थी कि ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 200 होनी चाहिए। इसी तरह से बी एंड सी। प्लस हमारे पास कुछ जो है वो कंस्ट्रेंट्स थी ऑन ए बी सी टू फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है, जिसका ट्रू होना या वैलिड होना जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब अगर इसकी हम इनपुट पार्टीशनिंग करते हैं, एक से 1 से लेकर 200 तक पार्टीशनिंग करते हैं, तो वो जो टेस्ट केसेस हमारे पास बनेंगे वो इतने मीनिंगफुल इक्विलेटरल है, वो आइसोसेल्स है, या फिर वो स्केलम है। ठीक है, तो हमारा फोकस आउटपुट पे है। तो लिहाजा टू प्रूव द टेस्टिंग, हम अपने टेस्टिंग को इफेक्टिवली करने के लिए हम इनपुट डोमेन की पार्टीशनिंग की बजाय हम आउटपुट डोमेन की पार्टीशनिंग करेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में भी ये बताया कि ये जरूरी नहीं होता कि आपने हमेशा वेरिएबल्स की इनपुट की पार्टीशन की अकॉर्डिंगली टेस्ट केस डिजाइन करनी है। जहां कहीं जरूरत पड़े वहां पर आप आउटपुट बेस्ड भी पार्टीशनिंग कर सकते हैं। तो ट्रायंगल प्रॉब्लम में अगर हम इनपुट बेस्ड पार्टीशनिंग करते हैं तो हमारे पास जो टेस्ट केसेस आएंगे, आए तो टेस्ट केसेस आ तो जाएंगे लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं होंगे। उनको टेस्ट करने से हम कोई अप्रोप्रिएटली प्रोग्राम को एवेल्युएट नहीं कर पाएंगे अप्रोप्रिएटली, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल अगर हम पार्टीशन में से कोई भी वेरिएबल एंटर करते हैं तो वो जो 6 कंडीशंस हैं उनमें से वो पूरा ना उतरे, तो हम आउटपुट को तो वैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हमारे पास कोई ऐसा टेस्ट केस बने ही ना जो हमें स्केल एंड शो करे स्क्रीन के ऊपर। तो इसलिए हमारे पास बेटर ऑप्शन ये है कि बजाय इसके कि हम इनपुट डोमेन की पार्टीशनिंग करें, हम आउटपुट की पार्टीशनिंग करते हैं यहाँ पर। तो विद रिस्पेक्ट टू सिनेरियो जो हमने डिस्कस किया था फॉर ट्रायंगल प्रॉब्लम, हमारे पास जो पार्टीशनिंग बन गई है, 4 टाइप ऑफ पार्टीशनिंग बन गई, जिसमें एक पार्टीशन में हमें वो वेरिएबल्स ए बी सी की वो वैल्यूज हमें एंटर करनी है जो हमें इक्विलेटरल स्क्रीन के ऊपर शो करें। सेकंड पार्टीशन में वो वेरिएबल्स की वैल्यूज एंटर करेंगे जो हमें आइसोसेल स्क्रीन के ऊपर शो करें। थर्ड पार्टीशन में वो वेरिएबल्स एंटर करेंगे जो स्केल एंड शो करे। और फोर्थ में नॉट नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। मतलब ये टोटल 4 पार्टीशन चाहिए हमें आउटपुट की, और दीज 4 टाइप ऑफ पार्टीशन को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए हमें इनपुट वैल्यूज एंटर करनी है, हमें इसको वैल्यूएट करना है। तो हम इसको 4 कैटेगरी के अकॉर्डिंगली अगर डिवाइड करें, हम कहते हैं कि जो फर्स्ट कैटेगरी है वीक नॉर्मल इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। वीक नॉर्मल में हमारा फोकस जो है, वीक नॉर्मल में टोटल 4 टेस्ट केसेस ही बनेंगे, क्योंकि हमने हर पार्टीशन में से एक एक दफा वैल्यू एंटर करके देखनी है। मतलब एक दफा स्क्रीन के ऊपर हमें शो करना है इक्विलेटरल, एक दफा आइसोसेल्स, एक दफा स्केलन और एक दफा नॉट अ ट्रायंगल। तो हमें टोटल 4 टेस्ट केस चाहिए
फॉर वीक नॉर्मल टेस्टिंग के लिए कि हम एबीसी की वो वैल्यूज एंटर करें जो या तो स्क्रीन पे इक्विलेटरल शो करें, या आइसोसेल्स शो करें, या स्केलन शो करें, या नॉट अ ट्रायंगल शो करें। ठीक है, तो टोटल 4 टेस्ट केस बनेंगे फॉर नॉर्मल इक्विवेलेंस क्लास टेस्ट। उसके बाद आ जाता है स्ट्रॉन्ग नॉर्मल इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग नॉर्मल में हमने एबीसी तो एग्जिस्ट करते हैं, बट जो है हमारे पास इनवैलिड वैल्यू तो है नहीं उसमें। ठीक है, तो हमने ये 4 टाइप की ही आउटपुट चाहिए, तो लिहाजा स्ट्रॉन्ग इक्वल नॉर्मल इक्वल क्लास टेस्टिंग और वीक नॉर्मल इक्वल, इन दोनों के टेस्ट केसेस, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस सेम बनेंगे, हमें इनके अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग वे में भी वैल्यूएट हो जाएंगी और जो नॉर्मल वे है उसमें भी वैल्यूएट हो जाएंगी। जो रोबस्ट है, जहाँ पे हमें उसकी इनवैलिड वैल्यू की भी जो है वो कंसिडर करने की जरूरत है, उसके टेस्ट केसेस डिफरेंट बनेंगे, वीक रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग रोबस्ट। रोबस्ट में हमने क्या करना है, जो वीक रोबस्ट है उसमें हमने जो प्योर वीक पढ़ा था उसमें हमने इधर साइड जो है ना वो इनवैलिड वैल्यू लेनी है, या हम जो है लोअर साइड के लिए लेंगे या हम अपर साइड ले लेंगे। तो टोटल टेस्ट केसेस हमारे पास 6 बन रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट हमने क्या किया है, बीसी की वैल्यू को फिक्स कर लिया, क्योंकि बीसी की वैल्यू हमारे लिए मैटर नहीं करती। हम स्ट्रॉन्ग वीक रोबस्ट में ये वैल्यूएट करना चाहते हैं कि अगर तीनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इनवैलिड होगी तो स्क्रीन पर क्या मैसेज डिस्प्ले होता है। मींस हमारा फोकस एक्सेप्शन हैंडलिंग पे है कि अगर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू भी हम रॉन्ग एंटर करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर क्या मैसेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ही वैल्यू हमने लेस देन 1 एंटर की, बीसी की कोई भी रैंडम, यहाँ पे 5 लिखा है, आप कोई भी एंटर कर दें वो मैटर नहीं करती, तो स्क्रीन के ऊपर जो है मतलब विद इन रेंज, वैलिड वैल्यू की रेंज में से 1 से लेके 200 तक आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हो। तो क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू इनवैलिड है तो स्क्रीन के ऊपर मैसेज आना चाहिए जो भी आप शो करोगे। यहाँ पे लिखा है जी वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इन द रेंज ऑफ परमिटेड वैल्यूज, तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, तो ये ही मेंशन, लेट्स सपोज आपने ये कोडिंग में लिखा था कि ये मैसेज आना चाहिए, तो आप ऑब्जर्व करोगे अगर एक ही वैल्यू जो है वो लेस देन 1 एंटर करते हैं तो क्या मैसेज स्क्रीन पर शो होता है, क्या आउटपुट ये आती है, क्या एक्सेप्शन है, क्या प्रोग्राम का बिहेवियर होगा। इसी तरह तीनों वेरिएबल को उनकी इनवैलिड वैल्यू के लिए हम एवेल्युएट करेंगे लोअर साइड की वैल्यू में जो उसकी रेंज है। फिर B1 की -1, ए और सी की कोई सी भी वैलिड वैल्यू आपने एंटर करनी है, इसी तरह सी की -1 और ए बी की कोई सी वैलिड वैल्यू। ठीक है, और फिर हम जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाते हैं, जैसे 200 इसकी हमने मैक्सिमम रेंज लिखी थी, बाउंड्री वैल्यू लिखी थी, तो 201 पे क्या रिस्पॉन्स रहता है, जो रिस्पॉन्स -1 पे देना था वही 201 पे आना चाहिए। तो हम ए की वैल्यू पहले उसके अपर साइड की लिमिट एंटर करके देखेंगे, फिर बी की करेंगे, फिर सी की देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या जो है वो ये एक्सेप्शन प्रॉपरली हैंडल कर रहा है, क्या ये मैसेज स्क्रीन पर आ रहा है, तो ये इसके टेस्ट केसेस यहाँ पर डिजाइन होंगे। फिर अगर इसकी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट की देखें तो उसके बहुत सारे टेस्ट केसेस बनते हैं, सारे नहीं, उसका एक छोटा सा क्लू आपको यहाँ पे दे दिया हुआ है कि आपने हर पार्टीशन की, हर वेरिएबल की जो है ना वो इनवैलिड वैल्यू का दूसरे की वैलिड वैल्यू के साथ कॉम्बिनेशन करके देखना है, तो उसके टेस्ट केसेस आप डिजाइन कर सकते हैं, जैसा भी मैंने आपको ये वर्ड फाइल में बताया स्ट्रॉन्ग रोबस्ट पे। इसके लिए अगर आप टेस्ट केसेस डिजाइन करना चाहें तो प्रैक्टिस के तौर पर करके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इक्वल्स क्लास टेस्टिंग करते हैं तो ये वेरी सेंसिटिव होती है कि आपने इक्वल्स जो पार्टीशन है वो कैसे डिफाइन की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आउटपुट डोमेन के ऊपर आप डिपेंड करते हैं तो आपके पास रिचर सेट ऑफ टेस्ट केसेस आ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम, लाइक अगर आप ये ट्रायंगल भी कर रहे हैं तो आउटपुट बेस के ऊपर इसको और रिफाइन हम कर सकते हैं, तो और अच्छे टेस्ट केसेस बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी वो सिंपल सी 4 पार्टीशन बनाई है, हम और इजाफा कर सकते हैं। जैसे हमने B1 एक पार्टीशन बनाई जिसमें हमने कहा कि ए बी सी जो है ना वो इक्वल होने चाहिए। एक हमने पार्टीशन बनाई जहाँ पे हमने कहा ए तो बी के इक्वल हो लेकिन सी जो है वो ए के इक्वल ना हो, फिर ए सी के इक्वल हो, ए बी के इक्वल ना हो, मतलब एट अ टाइम एक वेरिएबल जो है वो दूसरे दो एक जैसे हो और एक जो है वो इक्वल ना हो, फिर सारे के सारे इक्वल ना हो। ठीक है, अब ये भी हमें किसी तरह से जो है वो प्रॉपर
जो है वो इंटरप्रिटेशन प्रोग्राम की नहीं देता। जैसे लेट्स सपोज हमने ये टेस्ट केस बनाया है कि दो साइड इक्वल हो, जैसे ए और सी इक्वल हो, बी की वैल्यू डिफरेंट हो, विद इन वैलिड रेंज हो ना। हमने ये लेट्स सपोज यूजर एंटर करता है 141, जबकि ये 141 जो है, ये अगर आप एंटर करें ए की वैल्यू 1 हो, बी की वैल्यू 4 हो और सी की वैल्यू भी 1 हो, तो ये तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगी। इट मीन्स हमें अपनी पार्टीशन को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो हम दो और पार्टीशन, तीन और पार्टीशन ऐड की, वो जो हमारे पास टेस्ट कंडीशन थी, जो हमारे पास कंडीशन थी ना प्रॉब्लम डोमेन में, हमने उसके और कट बना दी कि ए बी सी की जो भी वैल्यू एंटर करें वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। एक जहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्लस सी हो, बी ग्रेटर देन इक्वल टू जो है ए प्लस सी हो, सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमारी और पार्टीशन बन गई कि हम वेरिएबल की वैल्यू एंटर करेंगे आउटपुट को ऑब्जर्व करने के लिए, पर इन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, और प्लस ये टेस्ट, ये पार्टीशन। और अगर इसको रिफाइन करना है तो हम ग्रेटर इक्वल टू का सेपरेट टेस्ट केस राइट, सेपरेट पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे D6 को दो में हम डिवाइड कर सकते हैं, D6 सिंगल डैश और डबल डैश में उसको डिफाइन किया हुआ है कि एक में हमने इक्वल कर दिया, एक में ग्रेटर कर दिया। मतलब जितनी क्लियर आपकी पार्टीशनिंग होगी उतने ही आपके स्ट्रॉन्गर टेस्ट केसेस डिजाइन होंगे, आप स्ट्रांगली अपने प्रोग्राम को एवेल्युएट कर पाएंगे।